हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो फाइनली आज मैं क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप भी इस बार हैं 12th में और आपको देना है 2025 में बोर्ड एग्जाम, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर हिंदी में गद्यांश जो है पूरे के पूरे 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में आप हिंदी के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को एक ही वीडियो में लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फाइनली आज हम हिंदी के जितने भी टॉप रेटेड यानी कि 5 स्टार वाले जो गद्यांश हैं उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूं विथ सॉल्यूशन। मैं आपको बताऊंगा। क्लास भले ही थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। देखने के बाद आपका हो जाएगा 10 नंबर कंप्लीट, और अगर ऐसे लिख कर आओगे तो एग्जामिनर भी बोलेगा ले बेटा 10 में 10 ले। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम सभी गद्यांश को पढ़ने वाले हैं। देखो क्लास 12 हिंदी 2025 टॉप 5 सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश आज मैं आपका 10 नंबर हिंदी में कंप्लीट कराऊंगा। देखो स्टूडेंट, बस इन 5 गद्यांश को पढ़कर जाना बोर्ड एग्जाम देने, आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जैसा मैं बताऊंगा अगर ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और भैया अब की बार हम लोग माहौल बदल देंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम में चाहे वो हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो 95% प्लस लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला जो होता है वो फर्स्ट होता है। देखो स्टूडेंट, ऊपर लिखा है महत्वपूर्ण गद्यांश। सबसे फर्स्ट गद्यांश को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब चूंकि फर्स्ट गद्यांश हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही होगा जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। गद्यांश को पहचानते कैसे हैं वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पैसेंस रखो। देखो इसको पढ़ते हैं, कैसा गद्यांश रहेगा। कुछ इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दे दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 करके ये 5 क्वेश्चन हैं। 2-2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर कहीं बाहर से हमें नहीं लाना है। इसका जो आंसर है वो हमें इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। इस गद्यांश को आप पढ़ोगे ना, 5 क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला गद्यांश, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। मतलब पृथ्वी और जन, जन का मतलब हम जैसे लोग, जन का मतलब होता है लोग, ठीक है। तो दोनों के मिलने से ही तो राष्ट्र बनता है। कोई देश कैसे बनेगा? सिर्फ पृथ्वी होगी, उस पर लोग नहीं रहेंगे तो कैसे उसको देश माना जाएगा? ठीक है। आगे देखो, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, क्योंकि हम जैसे लोग जब रहेंगे पृथ्वी पर तभी ये मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करेगी। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अब मान लीजिए ये गद्यांश आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। देखो इसको पहचानोगे कैसे, ये किस चैप्टर का है। देखो आप पहले ही हिंदी के चैप्टर और उनके लेखक का नाम समझ लो। जैसे ये किस चैप्टर का है, राष्ट्र का स्वरूप इस चैप्टर का नाम है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब आप कैसे इसको पहचानोगे कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से ही है? ट्रिक है भैया, ट्रिक जिसको बोलते हैं। देखो इस गद्यांश को जब आपने पढ़ा तो आपको कई बार राष्ट्र देखने को मिला। राष्ट्र यहां पे मिला, राष्ट्र हमें यहां पे मिला, राष्ट्र यहां पे मिला, मतलब यहां पे तो पूरा चैप्टर का नाम दे दिया गया राष्ट्र का स्वरूप। तो भैया सिंपल सा है, ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है, ये आपको पढ़ना होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। तो देखो ट्रिक समझ में आ गया। जो चैप्टर का नाम है उसका वर्ड आपको इस गद्यांश में दिया रहेगा, लेकिन हां
90% गद्यांश में तो दिया रहता है, लेकिन 80% 20% गद्यांश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसमें कहीं कहीं आपको वर्ड नहीं दिया जाएगा। तो आपको कैसे पहचानना है अभी मैं आगे बताऊंगा। अब देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, हमने पहले पढ़ लिया इसको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अभी हम इसका आंसर लिखेंगे। पाठ का नाम, लेखक का नाम पता चल गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका आपको व्याख्या करना है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। जैसे धरती हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, सबको पता है। तो इसका अपने शब्दों में व्याख्या करना है। अब आप कहेंगे सर जी ये तो हिंदी है, इसका व्याख्या कैसे करें? देखो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा स्टाइल से ऐसे करके, ठीक है, आपको लिख देना है। अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ऐसे करके नहीं लिखना है। तीसरा देखो, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? देखो ऊपर दिया गया है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तीसरा क्वेश्चन है, ऊपर देखो, ये इसका आंसर यहीं पे दिया है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब पृथ्वी हो और हम जैसे मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो यही लाइन अगर आप उठाकर लिख देते हैं यहां से लेकर यहां तक, भैया 2 नंबर आपका कंप्लीट, कोई नहीं छीन सकता आपसे, ठीक है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, नहीं मिला तो हम छीन लेंगे। चौथा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? देखो इसका भी आंसर दिया गया, ऊपर देखो गद्यांश में देखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? देखो पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। मतलब पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। सबका आंसर इसी गद्यांश में दिया है। और अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, अभी हम फर्स्ट गद्यांश पढ़ रहे हैं, हमें 5 गद्यांश पढ़ना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो इसका भी आंसर मैं दिखा देता हूं आपको। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको लिख देना है कि जन के कारण ही, हम जैसे लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब कुछ हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी ये तो बहुत आसान है, कोई टफ लेकर आइए थोड़ा सा हार्ड। तो अभी मैं उसको भी बताऊंगा। अभी तो फर्स्ट वाला गद्यांश है, आगे आगे जो चैप्टर के गद्यांश होंगे थोड़ा सा आपको देखने को अच्छे वाले और ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, जो आपको चाहिए। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं एक एक का। इसको सॉल्व करने का ट्रिक है कि आप सबसे पहले जो गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है, मातृभूमि पर डॉट डॉट करके के पुत्र है, ऐसे आपको लिख देना है। देखो कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, फिर मातृभूमि डॉट 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 के पुत्र हैं, इसको लिखना जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं है। अब कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा? 2 गद्यांश दिए जाते हैं, एक ही करना होता है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया? तो ऐसे डॉट डॉट करके लिख देना, तब वो जान जाएगा बच्चे ने यही वाला गद्यांश किया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं, एक एक का आंसर। देखो हिंदी की कॉपी कैसे लिखें उस पर मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना जितना हो सके ताकि हम ऐसे ही आपको और भी क्लासेस दे सकें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो चलो हम लोग पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं। अब हम संदर्भ लिखेंगे। देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। लेकिन हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर संदर्भ के रूप में लिखेंगे, क्योंकि संदर्भ में भी हम पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखते हैं, कुछ दूसरा नहीं लिखते। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है, इसमें हम पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। सेम टू सेम ऐसे आपको लिखना है, जो मैंने यहां पे ब्लैक पेन से लिखा है उसको ब्लैक से लिखिएगा। क्योंकि ब्लैक से मैंने क्यों लिखा है, ये ब्लैक वाले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाठ का नाम लेखक का नाम यही लिखा है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित
एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस हो गया भैया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एग्जामिनर बोलेगा बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, ले बेटा ले, दो नंबर पूरे ले। 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं घटेगा अगर ऐसे लिखोगे। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो भैया। कैसे करोगे? पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, इसकी व्याख्या करनी है। चलो करते हैं, थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखो, यहां पे दूसरा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। एक लाइन को हम 3-4 लाइन में लिख देंगे, बस हमारा हो गया 2 नंबर कंप्लीट। देखो, जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। मतलब जब तक हम पृथ्वी को अपनी माता नहीं मानेंगे और पृथ्वी को अपनी माता नहीं मानेंगे और खुद को पृथ्वी का पुत्र नहीं मानेंगे, तब तक हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। जब हम देश को, देखो आप लोग नोट करते रहिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, जब तक हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। बस आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा स्टाइल से आपको लिख देना है, नंबर आपको पूरे का पूरा मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, किताब ले लेते हैं, उसको बैठ के रटते हैं। भैया यही रट लो, आ जाएगा। देखो, पढ़ो, बुक से पढ़ो, अच्छी बात है लेकिन किसी चीज को रटा नहीं जाता है, किसी चीज को समझा जाता है। अगर आप समझोगे ना, वो हमेशा के लिए रहेगा। रट लोगे, 2-4 दिन रहेगा, फिर भूल जाओगे, क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमारा हो गया। थोड़ा सा चेंज करके आपको लिख देना है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो मैंने बताया था, यहां पे सीधा सीधा दिया है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही हम कुछ स्टाइल में अपने लिख देंगे। देखो तीसरा वाला, मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब मनुष्य नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, तो हम मनुष्यों के बिना जो है राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है, इम्पॉसिबल। ठीक है, बोले तो इम्पॉसिबल। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 2-2 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जामिनर कहेगा ले बेटा 2 ले, तू भी 2 नंबर ले। क्या है इसमें? देखो, गद्यांश में कुछ नहीं होता, और अगर आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश भी बता दूंगा। ठीक है, सब आपके ऊपर है, जैसा आप चाहें। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखो यहां पे लिखा है, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो ऐसे लिख देंगे। देखो चौथा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। सिंपल सा है। देखो, स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन होते हैं, पाठ का नाम, लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको ध्यान से करना। बाकी का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा गद्यांश में। काहे परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो यहां पे लिखा है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो ऐसे लिख देंगे 5वां, पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जैसे हम जब तक रहेंगे तब तक हम पृथ्वी को माता कहेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो उनको माता कौन बुलाएगा? तो यही हम जैसे लोगों के निवास के होने के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। चलो 5 नंबर, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। अब 5 क्वेश्चन थे, पांचों का आंसर दिया, 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपका कंप्लीट। ऐसे लिखोगे, एग्जामिनर कहेगा ले बेटा 10 में 10 ले। जो कॉपी चेक करता है वो आधा नंबर भी नहीं काटने वाला। तो फर्स्ट वाला गद्यांश समझ में आ गया। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हमें दूसरा गद्यांश देखना है, फिर तीसरा, चौथा, 5वां। देखो अलग अलग चैप्टर से मैंने लिया है, किसी एक ही चैप्टर से नहीं लिया है। तो ध्यान से इस क्लास को देखना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो अब फिर पछताए होत के, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आज ही देख लो। चलो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड वाले गद्यांश पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड वाला गद्यांश है, इसको देखो आप लोग।
ये किस चैप्टर का है? अब हम तो बता दे रहे हैं ये अशोक के फूल चैप्टर का है, इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, लेकिन आपको तो पहचानना होगा क्योंकि हमारे पास तो आंसर है अभी। तो चलिए इसको जानते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2-3 चैप्टर से गद्यांश बहुत ज्यादा आते हैं, एक राष्ट्र का स्वरूप, एक अशोक के फूल, एक भाषा और आधुनिकता और एक निंदा रस। 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इनको जानते हैं भैया। ये गद्यांश कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा ना, शायद आपने इसको देखा हो, क्यों नहीं देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये आता है। चलो देखते हैं क्या है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। मतलब अशोक के फूल चैप्टर का ये गद्यांश है, लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे? देखो इस गद्यांश में भी हमें एक कीवर्ड मिल गया। वो कीवर्ड कौन सा है? वो है भैया अशोक। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। यहां पर अशोक के वृक्ष की बात की जा रही है, तो अशोक आ गया हमारे गद्यांश में, यानी कि ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है। ठीक है, मतलब कहते हैं ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, बहुत स्वार्थी है, ये केवल उतना ही याद रखेगी ना जितने से इसका स्वार्थ सधेगा, बाकी को फेंक के ये आगे बढ़ जाएगी। चलो 5 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ध्यान से देखना। हमने फर्स्ट वाला आपको डीपली बता दिया, अब बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए गद्यांश ना। चलो देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करनी है, अभी हम करेंगे। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? देखो अशोक को विस्मृत करने का आधार इसमें स्वार्थ वृत्त को माना गया है। ऐसा कहा गया है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, मतलब अशोक को भी स्वार्थ से जोड़ा गया है, यानी कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। 5वां, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो देखो लिखा है, लेखक ने बताया है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। मतलब यहां से लेकर यहां तक आप लिख दो भैया, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। क्या है इसमें? चलो 5वां क्वेश्चन, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? ये देखो आंसर, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। आंसर आपके सामने है, मतलब इसमें भी कुछ नहीं है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इसमें है ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप तो पढ़ने में ठीक ठाक हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो पूरे साल बाहर रहते हैं, मतलब मजबूरी होती है उनको, क्योंकि उनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो वो पूरे साल बाहर रहते हैं। जब एग्जाम होने वाला होता है ना, फॉर्म डाल के पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, उनके लिए ये सब टफ है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ भी टफ नहीं है, उनके लिए सब कुछ इजी है। जो डेली क्लास ले रहे हैं, डेली कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए सब इजी है। लेकिन जो बच्चे अपने घर की जिम्मेदारी उठाकर फॉर्म डालकर बाहर जाते हैं, कमाते हैं, जब एग्जाम आता है तब पढ़ते हैं, उनसे पूछिए ये सब टॉपिक इजी है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो मजबूरी भैया सब कुछ करा देती है। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है काम करे खेतों में, कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है दूसरों का कोई यहाँ काम करे, लेकिन क्या करें, पेट है और प्लस मजबूरी है, कराना पड़ता है। तो यही चीज है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ताकि ऐसी स्थिति कभी आए ही ना, और खुद के पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। वो आपको पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए आपका एक जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं कि बच्चे कुछ करेंगे, इसी आस में वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्यों उनके सपनों पर पानी फेरना, उनको प्राउड मोमेंट फील कराओ। सोचो वो दिन कैसा होगा जब आप टॉपर बनकर आएंगे, जब आपका अच्छा नंबर आएगा। आपके पिताजी कहेंगे अरे मेरे बेटे ने बहुत अच्छा नंबर लेकर आया, कुछ आसपास वाले कहेंगे आपके बेटे ने तो बहुत अच्छा नंबर लेकर आया, उसने टॉप किया। सोचो उस समय उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बस यही चीज है, कुछ जिम्मेदारियां। तो 5 का आंसर मैंने बता दिया। चलो एक एक का आंसर लिखते हैं। पहले वही प्रोसेस करेंगे, कहते हैं डॉट डॉट करके लिखेंगे, याद रखती। देखो कहते हैं डॉट डॉट करके, ही तो है, देखो यहां पे ही तो है, ठीक है, इसको लिख दिया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। चलो लिखते हैं, संदर्भ के रूप में लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे संदर्भ। देखो
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। देखो इसमें पाठ का नाम भी आ गया, लेखक का नाम भी आ गया। एक चीज आपने देखा होगा, संदर्भ में कॉमन होती है सारी चीजें, चाहे आप फर्स्ट चैप्टर का संदर्भ लिखें चाहे सेकंड का, बस पाठ का नाम लेखक का नाम बदल दो, काम हो गया, सब सेम ही होता है। तो संदर्भ लिखने का तरीका समझ लो भैया, चैप्टर का नाम लेखक का नाम दोनों आ गया। इसको नोट करना चाहे आप फटाफट नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आप साइड में नहीं होते हैं, इतने मोटे ताजे हैं। बहुत ज्यादा मोटा नहीं हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब भैया का व्याख्या करना है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। चलो इनका व्याख्या करते हैं अपने स्टाइल में, पुष्पा वाले। देखो दूसरा, ये इतना बड़ा व्याख्या आपको लिखना है, यहां से लेकर यहां तक। अब आप कहेंगे फर्जी वो तो 2 ही लाइन में था, आपने 4-5 लाइन में लिख दिया है। देखो आपके कॉपी में तो ये 3-4 लाइन में आ जाएगा, लेकिन उतना ही बड़ा लिखोगे तो कैसे नंबर मिलेगा? थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसी से रिलेटेड आपको लिख देना। देखो द्विवेदी जी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को द्विवेदी जी कहा गया है, ठीक है। जैसे आप मिश्रा हैं तो आपको मिश्रा जी कहा जाएगा, हम गोस्वामी हमको बाबा जी कहा जाएगा, तो ऐसे ऐसे सब होते हैं, ठीक है। तिवारी जी हो गए, ये द्विवेदी जी हो गए, दुबे जी, ठीक है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। ये उन्हीं बातों को याद रखती है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। देखो वही चीज है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया गया, ठीक है। अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से ये अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो ये उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके यहां पे लिखा गया है, नंबर आपका फिक्स है। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो हमें 5-5 गद्यांश सॉल्व करना है, तो अपने 3 नंबर गियर को 4 नंबर गियर में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हमारा क्लास संपन्न होगा। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया? तो लिख दो ऐसे, ये तीसरा क्वेश्चन, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। मतलब स्वार्थ वृत्त को ही अशोक को विस्मृत करने का आधार माना गया। 2-2 नंबर हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो लेखक ने दुनिया को बताया कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सिद्ध होता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। चलो वही लिखते हैं, ये चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को ये फेंक के आगे बढ़ जाती है। बस यही तो लिखना है, क्या है इसमें। चलो लास्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे भैया, 5वां क्वेश्चन, और 10 नंबर अपना कंप्लीट करेंगे। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो देखो ये लिखा है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो देखो इसको लिख देंगे इसी को, ठीक है। ये देखो मेरे भाई 5वां क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 5। देखो ये क्या लिखा है, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो ऐसे अगर लिखकर आओगे तो आपको एग्जामिनर भैया कहेंगे बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, इस बच्चे को इस गद्यांश के लिए हम देते हैं 10 में 10। चलो 2 गद्यांश हमारा फिनिश हो गया। अभी हमने 40% क्लास हमने कंप्लीट कर दी। अभी 3 गद्यांश हैं, चलो उनको भी जानते हैं। नेक्स्ट वाले गद्यांश को देखते हैं क्या है, ध्यान से समझना क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। देखिए अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट वाला गद्यांश है ये हमारे चैप्टर नंबर अशोक के फूल के चैप्टर का ही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो अशोक का फूल चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है गद्यांश की दृष्टि से, तो इससे 2 गद्यांश तो बनता था, तो दूसरा मैं लेकर आ गया, ठीक है। चलो जानते हैं भैया। देखो अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक। मतलब अशोक का वृक्ष जो है सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक है। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी
उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनों दिन की धूमधाम भी मिट गई। मतलब यहां पे तो सीधा सीधा आप पहचान सकते हैं ना किस चैप्टर का है। शुरुआत में ये है अशोक का वृक्ष, यानी कि ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है। एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग पाठ का नाम पढ़ लेना, उनके लेखक का नाम समझ लेना, ये 2 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट रहता है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखो, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अशोक के फूल, सिंपल सा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन भाई साहब का व्याख्या करना है, यहां से लेकर यहां तक करेंगे हम। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? देखो यहां पे आंसर दिया, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा आपको फंसाया गया है कि सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक कौन है। देखो, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक। कौन प्रतीक है? अशोक का वृक्ष। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृति के रुचि का प्रतीक कौन है? अशोक का वृक्ष है। देखो कितना फंसाया गया है आपको, लेकिन फंसना नहीं है, हमें तो बाहर निकलना है इस दुनिया से। अरे भैया बाहर नहीं निकलना है, हमें पढ़ना है। चलो, सामंत सभ्यता की परिष्कृति का रुचि का प्रतीक अशोक का फूल है। 5वां, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई है? तो देखो यहां पे इसका भी आंसर दिया गया है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई है? देखो कहां गई ये, देखो प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। कौन? देखो ध्यान से पढ़ो इसको, तभी इसका आंसर दे पाओगे आप। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक। अब यहां से देखो, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। कौन? सामंत सभ्यता। ये जो है साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। कौन? सामंत सभ्यता। तो आपका आंसर मिल गया, आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन था कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है? तो सामंत सभ्यता समृद्ध हुई है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई है। चलो नेक्स्ट है हमारा, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? भैया ये देखो दिया गया है, वो सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। अब वो सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है। उखड़ गए, ढह गए का मतलब समाप्त हो गई। ये वाला गद्यांश जो है थोड़ा सा बच्चों को फंसाने वाला गद्यांश है, क्योंकि अभी तक जो मैंने 2 बताया वो जस्ट थोड़ा इजी था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा समझने योग्य गद्यांश है, तो ऐसे ही गद्यांश आपको दिए जाएंगे। चलो इनका आंसर हम लोग लिखते हैं एक एक का। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। ऐसे पहले लिखेंगे अशोक का वृक्ष डॉट डॉट करके मिट गई, जैसे उसमें लिखे थे। देखो ये अशोक का वृक्ष डॉट डॉट करके मिट गई। सबसे पहले हमें लिखना है पाठ और लेखक का नाम, तो वैसे ही संदर्भ लिखेंगे। भैया वही संदर्भ है जो अभी मैंने बताया था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। बस वही वाला गद्यांश, इसको तो हम अवॉइड कर देते हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो कितना व्याख्या करना है? जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। इसकी व्याख्या करनी है, तो हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और थोड़ा बड़ा सा लिखेंगे। क्यों बड़ा लिख रहे हैं? क्योंकि भैया जो आपको रेखांकित अंश दिया गया थोड़ा लॉन्ग दिया गया। देखो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अशोक का वृक्ष सदैव से उस सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जा रहा है जो किसान मजदूरों जैसे साधारण लोगों का शोषण करती रही है। ये वृक्ष जिस सामंत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वो सदैव आम लोगों को का खून चूसकर फलता फूलता रहा है। इस वर्ग की समृद्धि का कारण आम जनता का शोषण ही रही है। मगर आज समय बदल गया है, साधारण जन अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत वर्ग की वो बादशाहत अब समाप्त हो गई है। उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले मदनोत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो गई है।
ऐसे आपको भैया लिखना है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले, जरूरी है। ठीक है, चलो नोट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन था, सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक कौन है? मैंने बताया था सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। तो तीसरा आंसर ऐसे लिखेंगे, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। ठीक है, समझ में आया? दो दो नंबर आपका कंप्लीट हो रहा है एक एक लाइन में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका भी आंसर लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है? तो मैंने अभी बताया था कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंत सभ्यता समृद्धि हुई है। अब नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और है कि आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो मैंने बताया था आज वो सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है, क्योंकि वो ढह गए, उखड़ गए, यानी कि वो समाप्त हो गई है। बस ये भी आपका गद्यांश हो गया। 10 में 10 इसमें भी आपको एग्जामिनर देगा। और ये गद्यांश थोड़ा समझने योग्य था, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, आप इसको फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गद्यांश पे, गद्यांश नंबर 4। इसको देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है ये। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट गद्यांश है ये भाषा एवं आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। जो मोस्ट चैप्टर है उसके गद्यांश मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है और स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया भैया भाषा आ गया, यानी कि चैप्टर वही है। तो चैप्टर का नाम, लेखक का नाम पढ़ लो, ये सब सिंपल सी चीजें हैं। देखो, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील, गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब ये दिया गया है भैया, इसको पहचानने के लिए हमें भाषा कई बार दिया गया है गद्यांश में, यानी कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है। क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करना है, ये भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। अभी क्लास भले ही लॉन्ग हो रही है, लेकिन पानी वानी लेकर बैठ जाना, लेकिन ये क्लास जरूर देखना। तीसरा, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो प्रस्तुत अवतरण के माध्यम ने लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जो संस्कृति है वो परिवर्तनशील है। मतलब वो सांस्कृतिक हलचलों से शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। उन्होंने नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज पर बल दिया है। ठीक है, मतलब नए शब्दों की खोज पर। चौथा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? देखो फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखो, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। मतलब भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो देखो, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? यहां देखो, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। मतलब संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। चलो इसको हम एक एक करके लिखते हैं। भाषा स्वयं डॉट डॉट करके आवश्यकता है, ऐसे लिख देंगे जैसे उसमें लिखा था मैंने। भाषा स्वयं डॉट डॉट करके आवश्यकता है। सबसे पहले आपको लिखना है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो हम संदर्भ लिखेंगे ऐसे। 2 नंबर आपको मिलेंगे पूरे के पूरे इसके लिए। ठीक है, देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। लगभग वैसे ही आपको संदर्भ लिखना है जैसा मैंने आपको बताया था, बस थोड़ा पाठ का नाम, लेखक का नाम चेंज कर दो। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको इसका व्याख्या करना है
कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए शब्दों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। चलो इसका व्याख्या हम लोग करते हैं, थोड़ा स्टाइल से करेंगे। देखो, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। आगे देखो, यहां पे ये नित्य प्रति संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है। देखो, ये प्रयोगों और नए को साइड बगल बगल में लिख देना, ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। बस ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप लिख दीजिएगा। तीसरा, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो तीसरे का आंसर ये होगा। देखो, किस बात पर आखिर इसमें लेखक ने बल दिया है इस गद्यांश के माध्यम से? देखो, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, मतलब विज्ञान अगर प्रगति करेगा भैया, विज्ञान अगर आगे बढ़ेगा तो हमारे सांस्कृतिक, हमारे कल्चर में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो परिवर्तन होता है, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। बस इतना सा आपको लिखना है, लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका था कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो मैंने आपको बताया था भाषा ही संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो ऐसे लिख देंगे इसको। ये चौथा, संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, इसका भी 2 नंबर हो गया। एक और क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ये देखो, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो ये भी मैंने बताया था, संस्कृति की गति। देखो यहां पे, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। मतलब आपने गद्यांश को देखा, इसमें यह सीखा कि जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें पहचान कर संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। बाकी 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और 10 में 10 दिलाने के लिए यही सब काफी है भैया, तो इनको पढ़ लेना, काम हो जाएगा। तो भाषा और आधुनिकता का भी हमने देख लिया। मैंने बताया था गद्यांश के लिए 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता और निंदा रस। अब एक गद्यांश हम निंदा रस का देख लेते हैं, हमारा 5 गद्यांश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं, गद्यांश नंबर 5। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट वाला गद्यांश है ये हमारे निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। चलो इसको भी जानते हैं। देखो, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। इसमें भी दे दिया गया भैया निंदा, यानी कि आप पहचान तो गए ना कि ये निंदा रस चैप्टर का है। सब ट्रिक होता है पहचानने का, टेंशन मत लेना। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। मतलब निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों की निंदा करना, मतलब जो दूसरों की निंदा करे ना वो कमजोर होता है, समझ लो, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और हम सबसे अच्छे हैं भैया, ठीक। उसके अहंग की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईश्वर दोष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईश्वरियालु माना जाता है। देखो, इंद्र जो भगवान है वो बड़े ईश्वरियालु माने जाते हैं क्योंकि वो निठल्ला है। निठल्ला का मतलब कोई वैसे नहीं, मतलब काम काज नहीं करते, कुछ करते धरते नहीं है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न बे बनाया महल, मतलब बिना उगाया अन्न मिलता है, बे बनाया महल मिलता है और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें स्त्रियां होती है। जो कर्मी मनुष्य होते हैं, काम करने वाले, उनसे उन्हें स्त्रियां होती है। चलो आंसर देते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। हम लिख देंगे निंदा रस हरिशंकर परसाई। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करना है, अभी हम करेंगे। चलो तीसरा, निंदा का उद्गम कहां से होता है? ये देखो फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। यही लाइन उठाकर लिख दो, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
चलो चौथा क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो देखो यहां पे लिखा गया है सीधा सीधा, निंदक व्यक्ति, ये देखो, मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके, यहां से नहीं यहां से, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। मतलब निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और हम सबसे अच्छे हैं। पांचवा, इंद्र को ईश्वरियालु क्यों माना जाता है? इंद्र को ईश्वरियालु क्यों माना जाता है? देखो इंद्र बड़ा ईश्वरियालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। बस इतना सा आपको लिख देना है कि निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईश्वरियालु माना जाता है। निठल्ला का मतलब जो कामकाज ना करता हो। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर लिखेंगे, पहले वही सेम प्रोसेस, निंदा का डॉट डॉट करके आपको लिखना है होती है, जैसे मैंने इसमें लिख दिया, देखो ये निंदा का डॉट डॉट करके होती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। सेम वही प्रोसेस, बस थोड़ा बहुत चेंज आपको कर देना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब इंद्र बड़ा ईश्वरियालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो इसका हम लिखेंगे व्याख्या, कुछ इतना बड़ा व्याख्या आपको लिखना है। देखो ध्यान से देखो, वही चीज है, थोड़ा चेंज करके लिखा गया, थोड़ा लाइन बढ़ा के। देखो लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईश्वरियालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते और रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। वही थोड़ा चेंज करके लिख दिया गया है। स्वर्ग में ये सभी चीजें स्वतः प्राप्त होती हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वो किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं ये अपनी कर्मठता से मेरे पद को ना छीन लिया, तब वो उससे ईर्ष्या करने लगते। मतलब इंद्र सोचते हैं कि मैं काम करता नहीं, कोई बहुत काम वाला आदमी आ जाए और मेरे जगह वो ले ले, मेरी कुर्सी को छीन ले। ठीक है, बस यही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है निंदा का उद्गम कहां से होता है? तो मैंने आपको बता ही दिया, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। बस यही लाइन लिखना था और ये लाइन मैंने आपको गद्यांश में दिखाया था। सबसे फर्स्ट लाइन यही है स्टूडेंट, ये देखो, निंदा का उद्गम ही कमजोरी और हीनता से होता है। चौथा क्वेश्चन, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। बस हो गया। एक और क्वेश्चन आपका है, पांचवा क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। इंद्र को ईश्वरियालु क्यों माना जाता है? तो भैया ये सीधा सीधा आंसर है, निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईश्वरियालु माना जाता है। इसके भी 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2-2 नंबर का, 10 नंबर आपको मिला। और ये टोटल थे आपके क्लास 12 हिंदी के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। पांचों को मैंने आज आपको बता दिया। सबसे पहली बात कि ये 5 गद्यांश आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है अगर आपको 10 में 10 लाना है। आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम पहले से समझ लेना ताकि कोई भी गद्यांश है हम उसको सॉल्व कर सकें। तो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।